Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the chapter number 7. So now we are going to start new chapter of physics, which is circular motion एंड ग्रेविटेशन. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन. तो दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट विच इज सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन पे चैप्टर कंसिस्ट कर रहे हैं बेटे. तो सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन की टाइप्स में आप लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करके आए हैं. सर्कुलर मोशन क्या है कि भाई वो मोशन की टाइप जिसके अंदर बॉडी सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रही है तो उससे जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है उस मोशन को हम बेसिकली सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन वहाँ पे पढ़ लिया, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तो बेटा यहाँ पे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो कौन सी फोर्स उसको मूव करवा रही है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसको हम उससे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जिस एक्सीलरेशन से मूव कर रही है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं. यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ये सारे सर्कुलर मोशन जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो है ये चीज़ हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के पार्ट से. ठीक है, तो आप देखें हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें ग्रेविटेशन से, फिर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और फिर इससे रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, तो ग्रेविटेशन से चैप्टर हम स्टार्ट करें, उसके बाद पहले ग्रेविटेशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक्स हैं कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ठीक है, इसी तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम बाद में ग्रेविटेशन के टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशन की. तो अच्छा, ग्रेविटेशन की हेडिंग डाल दिएगा. ठीक है, तो ग्रेविटेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद हम ये टॉपिक जो आपके सामने लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये डिस्कस करेंगे. तो देखिए, ग्रेविटेशन को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशन का वर्ड निकला है ग्रेविटी से. मतलब अगर आपको आइडिया हो तो ग्रेविटी क्या है कि भाई वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, तो अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ जो है वो पुल कर रही है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, तो वो फोर्स कहलाती है ग्रेविटी. तो इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि जरूरी नहीं है सिर्फ अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को, देखें अर्थ से जो फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है सिर्फ अर्थ से, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक ऐसी इनविजिबल फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन जो लग रही होती है. ठीक है, और वो हमेशा जो है वो इन फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन होती है. ठीक है, तो ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसी इनविजिबल अट्रैक्टिव फोर्स जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन लग रही है. देखें, अर्थ की तरफ से जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है उसको तो हम कहते हैं सिर्फ ग्रेविटी. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ की तरफ से नहीं, मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, इसी तरह सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. जैसे दो मार्कर है, इनके बिटवीन जो इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या कहलाती है बेटा, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. सही है, तो यू मे कॉल ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल दीज आर सेम. तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स आपने डिस्कस किया, आप लोगों को मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बिटवीन जो इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या कहलाती है बेटा, ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने बोला कि दो मार्कर्स के बिटवीन जो इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है बेटा, ग्रेविटेशन, और उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स पे कंसिस्ट करते हुए न्यूटन ने एक लॉ भी दिया है जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले छोटी सी डेफिनेशन की हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिख लीजिएगा. ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बेटे डेफिनेशन लिख लें. इसके बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक पे विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है बेटा, तो ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें. ग्रेविटेशन की बेटा डेफिनेशन लिख लीजिएगा. ऑल द बॉडीज प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स, all the bodies present in a universe having a force of attraction between them. All the bodies present in a universe या all the objects लिखें, bodies लिखें, एक ही बात है. तो all the bodies present in a universe having a force of attraction between them,
having a force of attraction between them, having a force of attraction between them, and this force of attraction is called as gravitation, and this force of attraction is called as gravitation or force of gravitation. All the bodies present in a universe having a force of attraction between them, and this force of attraction is called as gravitation or force of gravitation or force of gravitation. फुल स्टॉप. ठीक है बेटे, तो ग्रेविटेशन की आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली. अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिस पे न्यूटन ने इसी फोर्स को मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पे कंसिस्ट करते हुए एक लॉ दिया, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और क्या कहते हैं इसको बेटा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. अब न्यूटन ने क्या बात की, उसको हम डायग्राम बना के यहाँ पे सीखेंगे. तो डायग्राम की हेडिंग डाल दिएगा. सबसे पहले आपने हेडिंग डाल दी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. इसकी हम बनाएंगे पहले डायग्राम, फिर न्यूटन की स्टेटमेंट लिखेंगे. ठीक है, तो डायग्राम बनाने से पहले मैं पहले न्यूटन का कॉन्सेप्ट जो है वो बता देता हूँ, फिर हम इसको डायग्राम बना के डिस्कस करेंगे. ठीक है, अच्छा बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूटन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो न्यूटन ने बात ये की कि भाई देखें, आपने बोला कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कि भाई वो फोर्स जो किसी भी दो बॉडीज के बिटवीन लग रही है, तो किसी भी दो बॉडीज के बिटवीन जो इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूटन ने बोला कि अगर ये दो बॉडीज जो है, ठीक है, इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेटे कंसिस्ट कर रही है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के, इन दोनों बॉडीज के मास पे. कि अगर ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मास ज्यादा होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी. मतलब अगर ये सिंगल मार्कर्स हैं तो इनके बिटवीन कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब मार्कर्स जो है वो मैंने यहाँ पे कर दिए डबल, तो अब इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो बढ़ जाएगी. मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ये न्यूटन का कॉन्सेप्ट है कि भाई कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन लग रही है, और ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितने ज्यादा मासेस होंगे, मासेस जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा होंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है, जितना ज्यादा मासेस होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी उतनी ज्यादा होगी. ठीक है, मासेस कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम. मतलब छोटी बॉडीज हैं, मासेस कम है, तो उनके बिटवीन अट्रैक्शन, उनके बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगी. ठीक है, ये तो पहली बात की कि भाई जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट से. मास ज्यादा है दो ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, तो उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी. मास कम है तो उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी. दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया न्यूटन ने, वो दूसरा कॉन्सेप्ट ये दिया कि इन दो बॉडीज के बिटवीन कुछ ना कुछ डिस्टेंस है. ठीक है, उस डिस्टेंस को उसने बोला कि भाई जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इन दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी. तो कॉमन सेंस है, तो उसने दोनों कॉमन सेंस वाली बात की, उसने दोनों कॉमन सेंस को अपने जो है वो स्टेटमेंट में जो है वो प्रेजेंट किया. पहली बात उसने बोली कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस जो है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के मासेस जितने ज्यादा होंगे उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, और उनके बिटवीन जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी. इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस से, इन दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस है, इनसे जो है क्या है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अच्छा, सिर्फ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, मतलब इनके बिटवीन जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतनी कम है, और डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा है. मतलब यहाँ पे फोर्स इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, और इन दोनों मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स जो है वो उन दो ऑब्जेक्ट के जो बिटवीन जो ऑब्जेक्ट्स हैं मासेस हैं, तो फोर्स मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उससे जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. चलते हैं पहले इसकी बनाते हैं डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजीद क्लियर करते हैं, फिर न्यूटन की जो है वो लिखेंगे स्टेटमेंट. ठीक है बेटे, तो डायग्राम की आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी, तो डायग्राम देख लीजिएगा. ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मासेस हैं इनके. एक को आपने नाम दे दिया बॉडी ए है, ठीक है, और एक आपके पास है बॉडी बी. ठीक है भाई, तो एक का मास जो है वो m1 और एक को आपने m2 का नाम दे दिया. इनके बिटवीन कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है.
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एफ से। बेटा याद रखिए कि जो ग्रेविटेशन है, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इसका जो सिंबल है वो सिंबल एफ ही है। ठीक है बेटा, क्योंकि फोर्स है तो सिंपल फोर्स का सिंबल यहाँ पे हम यूज करेंगे, फोर्स मतलब एफ। ठीक है भाई, तो इन दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, वो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब बताया ही गया कि भाई फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो मासेस हैं उनसे इन्वर्सली, इनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन ऑब्जेक्ट के सेंटर से, इन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, तो आपने देखा बेटा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक को आपने बॉडी ए का नाम दिया, एक को बॉडी बी का नाम दिया। ठीक है, बॉडी ए का जो मास है उसको आपने m1 और बॉडी बी के मास को आपने m2 से कंसिडर कर लिया। बताया गया कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो f है, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन मासेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मासेस जितना ज़्यादा होंगे फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, मासेस कम हो जाएंगे फोर्स उतनी कम हो जाएगी, मतलब मासेस के प्रोडक्ट से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, इन दो बॉडीज़ के बिटवीन जो इनके सेंटर से, इन दो बॉडीज़ के सेंटर से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर से। बताया जाता है कि भाई न्यूटन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि फोर्स इस डिस्टेंस से इन दोनों बॉडीज के बिटवीन, इनके सेंटर से इन दोनों बॉडीज के बिटवीन जो डिस्टेंस है, फोर्स इस डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि भाई डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, बॉडीज जितनी दूर मूव करते हुए जाएंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी। बॉडीज जितनी करीब आएंगे, डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतनी ज़्यादा होगी। ये है न्यूटन का बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसने यहाँ पे दो बातें की हैं। ठीक है बेटे, और इन्हीं दोनों बातों को हम बेसिकली जो है वो लिखने जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में न्यूटन्स के अकॉर्डिंग जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट है उसको हम लिखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दिएगा बेटा स्टेटमेंट की, और स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लिएगा। स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर हम इसकी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रेजेंट करेंगे, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, न्यूटन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। ठीक है, जिसमें पता लग जाएगा कि अगर हमें मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करनी हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स गिवन हो, उनके मासेस गिवन हो, उनके बिटवीन डिस्टेंस गिवन हो, तो उससे जो है वो हम यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट कर लेंगे। कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो मार्कर्स हैं, इनका हमें मास पता लग जाए और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो पता लग जाए, तो हम क्या करेंगे, इनके बिटवीन जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, लेकिन पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दी होगी आप लोगों ने, डायग्राम बना ली होगी। स्टेटमेंट की हेडिंग डालें और लिखना स्टार्ट करें। द ग्रेविटेशनल फोर्स, स्टेटमेंट लिख लिएगा बेटा, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल force of attraction, the gravitational force of attraction, the gravitational force of attraction is directly proportional, the gravitational force of attraction is directly proportional to the product of their masses. The gravitational force of attraction is directly proportional to the product of their masses. The gravitational force of attraction is directly proportional to the product of their masses, product of their masses, and inversely proportional, and inversely proportional, and inversely proportional to the square of a distance, and inversely proportional to the square of a distance between their centers, and inversely proportional to the square of a distance between their centers, and inversely proportional to the square of a distance between their centers, full stop। ठीक है बेटे, स्टेटमेंट के बाद अब हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, और मैथमेटिकली यहाँ पे हम न्यूटन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स का एक रिलेशन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन टू बॉडीज। हैंड डाल दिएगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाएंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल जो है वो रिलेशन ड्राइव करने जा रहा है। आपने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखा कि न्यूटन ने पहले बात किया कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये पहली स्टेटमेंट की जो पहला सेंटेंस है, इससे जो है वो हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाएंगे कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट से। तो मतलब मासेस, दो मासेस हैं m1 और m2, इनके प्रोडक्ट से इनका प्रोडक्ट क्या होगा m1 m2, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट से। तो इसको नाम दे देंगे बेटा रिलेशन नंबर 1 का। दूसरी क्या बात की उसने, बोला एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर से ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा दूसरा रिलेशन बना लेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। मतलब इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको r से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो r के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसको नाम दे देंगे रिलेशन नंबर 2 का। उसके बाद अब इन दोनों रिलेशन को हम करेंगे कंबाइन। तो यहां पे वर्डिंग लिख लेंगे बाय कंबाइनिंग रिलेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा फोर्स जो है वो 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा आ जाएगी। कंबाइन कैसे करते हैं कि दो वो वैल्यूज जो 2 दफ़ा 1 दफ़ा आ जाएंगी, जो नहीं है उनको एक साथ मिला के लिख देंगे अरेंज करके। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 2 दफ़ा 1 दफ़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें m1 और m2 और r²। तो m1 और m2 ये वैल्यू न्यूमरेटर में और r² डिनोमिनेटर में। यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर इनको हम कंबाइन करें तो क्या होगा कि राइट साइड पे m1 और m2 न्यूमरेटर में, तो m1 और m2 न्यूमरेटर में रहेगा। डिनोमिनेटर में r² है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। r² डिनोमिनेटर में, तो r² डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, r² डिनोमिनेटर में आ गया। तो m1 m2 न्यूमरेटर मेरा, r² डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में आ गया। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 की जगह क्या आ गया m1 और m2। तो राइट साइड को भी और लेफ्ट साइड को भी क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया। उसके बाद बेटा जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट आता है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, अब कांस्टेंट यहां पे क्या है, तो कांस्टेंट है एक्चुअली बेटा यहां पे g। कांस्टेंट क्या है बेटा, g, कैपिटल G। ठीक है, और ये g क्या है, ये g है, इसको कहते हैं बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यू कैन से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यू कैन से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटे, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के एक ही बात है। तो कांस्टेंट जो है उसकी जगह आ जाएगा ये जी, कैपिटल जी। तो F इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r²। ये रिलेशन एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ तक आके आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिलेशन जो है वो यहाँ पे ड्राइव कर लिया। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स कॉन्सेप्ट,
ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशन आपने ड्राइव कर लिया। F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये G क्या कहलाता है बेटा? G कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बेटा एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ये रिलेशन तो आपने ड्राइव कर लिया, ठीक है, m1 और m2 अगर कोई भी दो बॉडीज़ के मासेस पता हो, उनके बिटवीन डिस्टेंस आपको पता हो, तो आप यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये g की वैल्यू जो है वो आपको तो नहीं पता, तो g की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि g क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो जो भी कांस्टेंट होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है बेटा, ये लिख लें अपने पास कि g की वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये g की वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है बेटा पता होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 10⁻11, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट आप देख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने क्या करा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे आपने एक नई चीज़ पढ़ी, एक नई चीज़ कि भाई यहाँ पे कैपिटल G पढ़ा। कैपिटल G क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब हम जो है ये जो हमने रिलेशन बनाया है, इससे हम क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे रिलेशन बना लिए, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना भी सीख लेते हैं। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 121, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के, और न्यूमेरिकल के लिए पेज ओपन कर लीजिएगा बुक का, पेज नंबर 121, और न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम 7.5। ठीक है बेटे, तो न्यूमेरिकल 7.5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इससे पहले के टॉपिक्स नहीं पढ़े अभी, तो इस वजह से हम 7.5 ये टॉपिक जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपके पास 4 न्यूमेरिकल्स हैं, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें से जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि 3 एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊँ, बाकी एक न्यूमेरिकल आप लोगों को दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा 7.5 से बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यहाँ तक कॉपी नहीं किया तो जल्दी से इसको कर लें कॉपी। ठीक है बेटे, ये वैल्यू कर लें कॉपी, उसके बाद बुक जल्दी से ओपन करें और न्यूमेरिकल 7.5 की हैंड डाल दिएगा, पेज नंबर 121। सेवन 7.5 बेटा अगर देखें तो कह रहा है कि कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉयज ऑफ मासेस 50 kg एंड 40 kg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो अपार्ट से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब रिस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो रिस्पेक्टिवली के बाद कॉमा डाल के आगे लिख दिएगा 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, 1 मीटर यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, अपार्ट से पहले लिख लिएगा 1 मीटर। तो कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉयज ऑफ मासेस 50 kg एंड 40 kg रिस्पेक्टिवली, कॉमा डाल के आगे लिखिएगा 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, 1। ठीक है, नंबर्स में लिख लीजिएगा 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो दो बॉयज़ हैं जिनका मास जो है 50 kg 40 kg है। ठीक है, तो 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब उन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो दोनों 1 मीटर के फासले पे जो है खड़े हुए हैं। उन दोनों बॉयज़ के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर मिसिंग है, तो रिस्पेक्टिवली के बाद कॉमा डाल के आगे लिखिएगा 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो दोबारा से न्यूमेरिकल कि भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे फाइंड करनी है बिटवीन टू बॉयज, दो बॉयज के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। एक का मास 50 kg है, एक का मास 40 kg है, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है बेटा 1 मीटर है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है बेटे, न्यूमेरिकल आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। पहले हम इसका बनाएंगे डाटा और फिर इसका करेंगे हम सॉल्यूशन। आई होप ये बहुत आसान सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी। ठीक है बेटे, ज़रा देख लीजिएगा, हम पहले डाटा बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि दो मासेस हैं, एक को आप m1 का नाम दे देंगे, दो बॉयज़ हैं, दोनों के मासेस, एक का 50 kg एक 40 kg है, तो आप m1 को 50 और m2 को 40 kg
कह देंगे, ठीक है। तो 50 के जो आपने m1 और 40 के जो को m2 का नाम दे दिया। कह रहे हैं 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला ये है, उसके अंदर g की वैल्यू भी आती है। तो g की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। तो g की वैल्यू बेटा आप लोगों को याद होनी चाहिए, 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है भाई। और फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब f यहाँ पे आपने करना है फाइंड, ठीक है बेटा। डाटा हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जो फाइंड करना है वो सबसे पहले लिखेंगे। क्या फाइंड करना है भाई, हमने f फाइंड करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सिंपल जो फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो f इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसमें जरा देखिएगा, g की जगह बेटा g की वैल्यू, m1 की जगह m2 की जगह उनकी वैल्यूज, r की जगह उसकी वैल्यू, मतलब वैल्यूज पुट करनी है। तो g की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 6.67 एक्सपोनेंट -11, m1 आपके पास कितना है 50, ठीक है बेटे, और m2 कितना है आपके पास 40, और नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो r का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लिखने की जरूरत नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऊपर न्यूमरेटर में आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है। सिंपल कैलकुलेटर जो है साइंटिफिक यूज़ नहीं करना है। सिंपल कैलकुलेटर आपको पता है जो है वो सिंपल कैलकुलेटर ही अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो इस वजह से एक्सपोनेंट जो है वो बेटा यहाँ पे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। किस तरह से करेंगे, पावर को 10⁻⁻11 को सिंपल कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये सारी वैल्यूज आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। तो जो 6.67 है इसको 50 से, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 40 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कैलकुलेटर हम ले लेते हैं और 6.67 को मल्टीप्लाई करते हैं 50, फिर उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 40, तो आंसर आ रहा है 13340। तो f इक्वल्स टू 13340। इन तीन वैल्यूज को कर दिया मल्टीप्लाई, तो बेटा ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 ये एज इट इज रही, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास वैल्यू आ गई 1.13340 एक्सपोनेंट -11। नीचे डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर था बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और ये आ गया आपके पास आंसर। अब इसके आगे देखें, फोर्स आपको मिल गई है, फोर्स मिल गई है 13340 एक्सपोनेंट -11। अब यहाँ पे यूनिट लगा दें न्यूटन, और यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को एतराज़ हो सकता है कि सर बुक में तो ये आंसर नहीं आ रहा, ठीक है बेटे, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। आंसर आ गया, कैलकुलेट कर लिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 13340 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन, ठीक है, फोर्स आ गई। लेकिन हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम इसको क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखें। अब साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू सही से अरेंज करके लिखे, तो हमने क्या पढ़ा कि भाई जो जहाँ पे भी पॉइंट होता है उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, और पॉइंट जो भी होगा उसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आएंगे। यहाँ कहीं पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब एंड में पॉइंट है, तो एंड में पॉइंट है तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कराएंगे बेटा, फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट कराएंगे। अब बुक में देखेंगे, बुक में 2 डिजिट के बाद, अगर बुक का आंसर देखें तो बुक में आंसर इसका आ रहा है 13.3 समथिंग ना, तो इसका मतलब बुक में जो है वो क्या किया हुआ है, सेकंड मतलब 2 डिजिट के बाद जो है वो उन्होंने पॉइंट को प्लेस किया है। और अब हमने कौन सा ये पहले पढ़ा, ठीक है, मैथ्स में भी हमने ये डिस्कस किया कि भाई पॉइंट जो है वो कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद। जो पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद अब लेके आएंगे तो अब किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम और करके इसको और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते हैं। और आपने ये पढ़ा कि भाई जब पॉइंट को हम मूव कराते हैं लेफ्ट साइड पे तो पावर क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। जब पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे, देखें पॉइंट कहीं नहीं है तो 0 के बाद है, पॉइंट को मूव कराना है, जब लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव होगा तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिएगा f इक्वल्स टू 1.3340 एक्सपोनेंट, ठीक है। अब पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड में मूव कराया, कितने डिजिट मूव कराया बेटा, 4, 0, 4, 3, 3, 4 डिजिट मूव कराया। जब 4 डिजिट मूव कराया तो 4 से पावर इंक्रीज हो जाएगी। अभी पावर क्या है, -11, तो बेटा -11 में 4 ऐड कर दें, तो -11 में जब 4 ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, -7।
ठीक है, -11 में आपने 4 ऐड किया क्योंकि 4 से पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब 4 से पावर इंक्रीज हो गई तो -11 में 4 ऐड किया, आंसर आ गया -7। तो आपने यहाँ पे लिख दिया -7 और ये यूनिट न्यूटन एज इट इज आ गया। और ये आपने फोर्स को यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, फोर्स को यहाँ पे आपने मजीद सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, फोर्स आपके पास आ गई 1.3340 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन। बुक में अगर आप देखें तो बुक में जो आंसर है वो बुक का आंसर क्या है कि पॉइंट को 2 डिजिट के बाद उसने प्लेस किया 13.3। जब 2 डिजिट के बाद प्लेस किया तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे उसने कितने डिजिट मूव करा है, 1 2 3 डिजिट मूव करा है। तो 3 से पार क्या की उसने, इंक्रीज की। तो -11 में उसने 3 ऐड करके रिजल्ट में लिखा हुआ है, मतलब बुक में जो आंसर है 13.3 एक्सपोनेंट -8। हमने एक डिजिट और मूव करा दिया तो आंसर आ गया 1.3 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन। ठीक है बेटे, तो आप लोग बुक वाले आंसर को भी फॉलो कर सकते हैं कि भाई जो है 2 डिजिट के बाद पॉइंट को मूव कराएं, ठीक है, पॉइंट को प्लेस करें, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट को प्लेस करें, पॉइंट को वहीं रहने दें, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद प्लेस करें, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है बेटे, ये आ गया आपके पास आंसर और फर्स्ट न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने फाइंड की 7.5 आपने, ये पहला न्यूमेरिकल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के टॉपिक का कर लिया। आई होप इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। जल्दी से इसको करें कॉपी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ये कॉपी कर लें। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो हिंट डाल दीजिएगा 7.6 की। अच्छा बेटा, तो 7.6 हम करने जा रहे हैं सॉल्व। 7.6 जरा देख लीजिएगा 7.6 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंप्यूट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर्स ऑफ कैवेंडिश बैलेंस इफ m equals to 1 gram, small m equals to 1 gram and capital M equals to 300 gram and r equals to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एक कैवेंडिश बैलेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास मासेस गिवन है। ठीक है, स्मॉल एम जो है एक स्मॉल स्फीयर का मास है, लार्ज स्फीयर का मास कैपिटल एम है। ठीक है, 2 स्मॉल और लार्ज स्फीयर हैं, दोनों के मासेस गिवन है, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, वो दे दिया। अब वो बोल रहा है कि इनके बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फाइंड करें। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपने फाइंड करनी है, फॉर्मूला आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, हम फाइंड कर लेते हैं। 2 स्फीयर्स हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज स्फीयर है। हम इसका बनाने जा रहे हैं डाटा। डाटा देख लीजिएगा बेटा कि सबसे पहले आपके पास जो है स्मॉल एम गिवन है 1 ग्राम, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एम जो है वो आपके पास है 300 ग्राम। उसके बाद बेटा आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और जी की वैल्यू कांस्टेंट 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा बेटा, ये जो मैंने डाटा बनाया बीच में गैप दिया क्यों, क्योंकि यहाँ के ताकि हम क्या कर सकें, यूनिट को कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, इस न्यूमेरिकल का जो बुक में आंसर है वो ऐसा ही यूनिट की फॉर्म में नहीं है, तो इस वजह से जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा यूनिट में हम करेंगे सॉल्व। तो बुक के आंसर से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि बुक में यूनिट डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा यूनिट की फॉर्म में आंसर नहीं गिवन। हम ऐसे कैलकुलेट इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि देखें ये चले ग्राम में, ये ग्राम में, ये आपके पास सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके पास सीजीएस सिस्टम में यूनिट गिवन है, लेकिन ये जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है, किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपके पास गिवन है, ये तो आपके पास ऐसा यूनिट की फॉर्म में। फिर आपको इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वैल्यू को पहले कन्वर्ट करें। वैल्यू आप देख रहे हैं, इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो बेटे हमने इससे पहले क्या सीखा कि भाई जब भी हम इससे पहले न्यूमेरिकल करते हुए आए हैं तो हमने ये सीखा कि आपके पास जो भी क्वांटिटीज़ गिवन हो, उनके जो भी यूनिट हो, आप उनको ऐसा यूनिट में करेंगे कन्वर्ट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में हम करेंगे इनको कन्वर्ट, पहले इन यूनिट्स को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे यूनिट की फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है ग्राम है, ठीक है, स्मॉल एम जो है 1 ग्राम है, तो अब इसको अगर हम ग्राम से किस में जाना है, केजी में, तो 1000 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये जो स्मॉल एम है ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 को 1000 से डिवाइड कर दें तो 0.001 केजी।
ठीक है, ये स्मॉल m आ गया 0.001 kg। अब इसी तरह 300 ग्राम कैपिटल M है, इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आपके पास जो है वो कैपिटल M भी kg में कन्वर्ट हो जाएगा। 300 को 1000 से मतलब 0.3 kg। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास आप देख सकते हैं कि बिटवीन जो डिस्टेंस है r है, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने तो 100 से डिवाइड कर दें, तो 5 को 100 से डिवाइड कर दें तो r आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई बेटे 0.05 मीटर। इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, स्मॉल m को आपने kg में, कैपिटल M को भी आपने kg में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इजीली जो है वो न्यूमेरिकल को कर लेंगे सॉल्व। ज़रा देख लीजिए बेटा इसका सॉल्यूशन की हिंट डालेंगे। और जो फाइंड करना है वो यहाँ लिख लेंगे। क्या फाइंड करना है, कैपिटल F। फॉर्मूला यूज़ करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का, G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास m1 और m2 नहीं, स्मॉल m और कैपिटल M है, तो फॉर्मूला कैपिटल M और स्मॉल m के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें। F इक्वल्स टू G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r²। सिंपल फॉर्मूला आपने अरेंज कर लिया, बस वैल्यूज पुट करेंगे और फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो g की जगह बेटा g की वैल्यू आ जाएगी 6.67 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, स्मॉल m की जगह स्मॉल m की वैल्यू 0.001, कैपिटल M की जगह कैपिटल M की वैल्यू 0.3 और r की जगह r की वैल्यू 0.05। ठीक है, 0.05 का स्क्वायर। अब आपने इनको करना है सॉल्व कैसे करना है ज़रा ये देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जो है ना, ये आपको वैल्यू सॉल्व करनी आनी चाहिए। सिंपल कैलकुलेटर से, साइंटिफिक आपको पता है अलाउ नहीं है, तो सिंपल कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखें। न्यूमरेटर में 6.67 है, एक्सपोनेंट -11 0.001 0.3 kg। आपने न्यूमरेटर वाली जो तीन वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी 6.67 0.001 और 0.3, इन तीनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो इन सबको करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है बेटे, तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.3। मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है, इसको हम कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। नॉर्मल में इसको करते हैं। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 0.002001। ठीक है, 6.67 को आपने जो है वो डिवाइड किया, किससे 0.001 से, इसको दोबारा डिवाइड हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर आ रहा है आपके पास 0.002001। ठीक है, तो न्यूमरेटर को हमने किया सॉल्व, 6.67 को 0.001 से और 0.3 से, तो आंसर आ रहा है 0.002। इसके आगे भी आ रहा है। ठीक है, और वो 001 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 0.002 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर बेटे -11 एज इट इज़। तो 6.67 को 0.001 से और 0.3 से मल्टीप्लाई करके 0.002 आंसर आ गया। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 एज इट इज़। 0.05 का स्क्वायर, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, इनको आपस में दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.0025। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं 0.002 और 0.0025, इनको करेंगे आपस में डिवाइड। 0.002 डिवाइड बाय 0.0025, तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.8। ठीक है, 0.002 डिवाइड बाय 0.0025, आंसर आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 एज इट इज़। ठीक है बेटे, यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप लिखें यूनिट न्यूटन और ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई।
ठीक है। लेकिन क्या बताया है कि पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट कराना है। अब पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट कराना है तो आपने देखा पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, तो पॉइंट को ये 8 के बाद मूव करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पर मूव कराते हुए लेके आते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद, यहाँ पे पॉइंट को राइट साइड पर मूव कराएंगे। जब पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव कराएंगे बेटे तो पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। पहले -11 है और डिक्रीज होके क्या हो जाएगी, देखें एक डिजिट मूव कराएंगे तो और डिक्रीज होके क्या हो जाएगी -12, तो F इक्वल्स टू 8 एक्सपोनेंट -12 न्यूटन। पॉइंट को दूसरी तरफ मूव कराया तो 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत, मतलब पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके पास आ गई फोर्स, तो फोर्स आपके पास आ गई है 8 एक्सपोनेंट -12 न्यूटन। ये आपने फोर्स फाइंड कर ली दो लार्ज स्फीयर के बिटवीन, दो स्फीयर के बिटवीन, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो स्मॉल और लार्ज स्फीयर के बिटवीन जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन थी वो आपने फाइंड कर ली, वो 8 एक्सपोनेंट -12 है, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके आपके पास 7.6 न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क में और एक न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 7.6 के बाद 7.7 मैं करवाऊंगा आप लोगों को, और 7.8 जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो 7.8 जो है वो थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये आप लोगों का होमवर्क है। तो 7.8 में कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड द सन इज़ 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। तो मतलब अर्थ और सन दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दे दिए, अर्थ और सन, उनके बिटवीन डिस्टेंस दे दिया। तो बेटा दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो आर की वैल्यू दे दी है 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। फिर आगे क्या कह रहा है, द मास ऑफ अर्थ इज 6 एक्सपोनेंट 24 kg एंड मास ऑफ सन इज 2 एक्सपोनेंट 30 kg। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, ठीक है। तो उनके बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, यही फॉर्मूला आपके पास लगेगा, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू आपको पता है 6.67 एक्सपोनेंट -11। m1 बेटा मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁴। m2 की जगह आ जाएगा मास ऑफ सन 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30, और r की जगह आ जाएगा 1.49 एक्सपोनेंट, यहाँ पे आपके पास है 11, ठीक है। तो उसका हो जाएगा स्क्वायर। जब जो बेटा 1.49 एक्सपोनेंट 11 का स्क्वायर करेंगे वो स्क्वायर 1.49 पे भी आएगा, वो स्क्वायर जो है 10⁻11 पे भी आएगा। करेंगे इसको सॉल्व, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आंसर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का आंसर आ जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लिएगा। तो 7.8 तो आप लोगों का होमवर्क है, तो 7.7 हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। और 7.7 देख लीजिएगा क्या कह रहा है 7.7 में, अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया, ठीक है। 7.6 तो पहले इसको जल्दी से कर लें कॉपी 7.6 को, फिर हम आते हैं 7.7 पे, ठीक है। तो 7.7 जो है वो उसमें क्या कह रहा है बेटा, 2 balls of 40 kg and 20 kg masses attract each other with a force of 3.33 exponent -7 Newton. Find the distance between the masses if the value of g। कह रहा है कि अब दो बॉडीज़ हैं, दो बॉल्स हैं, ठीक है, और उनके बीच एक का मास 40 kg, एक का मास 20 kg है। उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो भी दे दी कि उनके बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 3.33 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन है। अब ये बताएं इन दो बॉल्स के बिटवीन जो कि 40 kg और 20 kg है, इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा। अब आपने डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पेपर में भी आया हुआ है, ज़रा देख लीजिएगा किस तरह से करेंगे हम इसको सॉल्व, ठीक है। चलते हैं 7.7 की तरफ। तो 7.7 देख लीजिएगा बेटा, पेज नंबर 121। पहले हम बनाएंगे इसका डाटा। डाटा में क्या कह रहा है, सिंपल डाटा है आपके पास, ज़रा देखें कि दो बॉल्स हैं, एक का मास जो है वो आपके पास 40 kg, एक का मास 20 kg। तो m1 40 kg, m2 20 kg, ठीक है। उसके बाद m1 और m2 दोनों यहाँ पे आपके पास आ गए, गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, फोर्स गिवन है कि इन दोनों बॉल्स के बिटवीन जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो 3.33 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन है। g की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और एंड में क्या फाइंड करना है, इन दो बॉल्स के बिटवीन बेटे डिस्टेंस फाइंड करना है।
वो दो बॉल्स हैं जिनका मास 40 और 20 kg है, इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस यहाँ पे बेटे आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो डाटा आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ में आ गया। अब आपने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। इससे पहले हमने जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए 7.5, 7.6, उसके अंदर आपने फोर्स फाइंड करनी थी, 7.8 में भी फोर्स फाइंड करनी है, लेकिन 7.7 में डिस्टेंस फाइंड करना है कि दो बॉल्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, मतलब आर यहाँ पे आपने करना है फाइंड। तो ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो देख लीजिएगा बेटा इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हैंड डाल दीजिएगा बेटा सॉल्यूशन की। अच्छा बेटा, तो सॉल्यूशन के ही डालेंगे सबसे पहले। जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे आर फाइंड करना है। ठीक है, दो बॉल्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, तो लिख देंगे फॉर आर इक्वल्स टू सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं पहले फॉर्मूले को कि भाई आर स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एफ मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो जी m1 m2 अपॉन एफ, ये बन गया फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं, एंड में स्क्वायर उसको रिमूव कर देंगे। आपको पता है स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आर स्क्वायर एज इट इज जी की जगह जी की वैल्यू आ जाएगी बेटा। जी की वैल्यू क्या है 6.67 एक्सपोनेंट -11। एक मास आपके पास 40, एक मास 20 kg है। और नीचे आपके पास देखें क्या आ रहा है, एफ की जगह एफ की वैल्यू 3.33 एक्सपोनेंट -7। ठीक है भाई, तो आपने फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी हैं अब तक। ठीक है, m1 m2 की जगह 40 और 20 kg, जी की जगह जी की वैल्यू और एफ की जगह एफ की वैल्यू। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, मतलब 6.67 को 40 और 20 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ और हम 6.67 को 40 और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई टाइम्स पावर 11 को एज इट इज़ रहने देंगे। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आंसर आ जाएगा 5336। ठीक है भाई, तो आंसर आ रहा है 5336 एक्सपोनेंट -11 बेटे एज इट इज़। नीचे आपके पास वैल्यू क्या है 3.33 एक्सपोनेंट -7। एक दफ़ा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज़ हमने सही लिखी हैं, डाटा हमने सही बनाया है। ठीक है, 40 kg 20 kg दो मासेस गिवन है, एफ़ की वैल्यू 3.33 एक्सपोनेंट -7 है, बिल्कुल ठीक है। जी की वैल्यू ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 6.7 को 40 और 20 से कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 5336। आपने एक्सपोनेंट -11 एज इट इज़ रहने दिया। अब क्या करेंगे ज़रा देखें, इन दोनों की अब बेसिस सेम है, तो 10⁻⁻7 है ना, इसको ऊपर शिफ्ट करा देंगे। तो 10⁻⁻7 ये वैल्यू नीचे डिवाइडेड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो 10⁻⁻11 पहले से, 10⁻⁻7 ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा 10⁻+7। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा सिर्फ आपके पास 3.33। आपने देखा इस स्टेप में हमने क्या किया कि 10⁻⁻7 नीचे वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड, उसको ऊपर शिफ्ट कराया, तो इसकी पावर की साइन -7 थी, ऊपर जाके क्या हो गया बेटा +7। ठीक है, और यहाँ पे कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस का साइन है। तो 10⁻⁻7 को ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करा दिया। तो आपको पता है जो वैल्यू न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 10⁻⁻7 ये वैल्यू जब ऊपर गई तो 10⁻+7 हो गई। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पार्ट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी ऐड। दो काम कर रहे हैं। ठीक है, एक 5336 को 3.33 से डिवाइड करेंगे और इन दोनों की पार्ट्स को ऐड करा देंगे। तो एक साथ हम दो काम करेंगे, 5336 को डिवाइड करेंगे नीचे 3.33 से, तो आंसर आ रहा है 1602। ठीक है बेटे, आंसर आ रहा है 1602। कैलकुलेटर हाथ में ही रखते हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम।
1602.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻. अब देखें बेटे, -5336 एक्सपोनेंट -11 और 10⁻7. ठीक है, अब इन दोनों की बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम होने से क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट्स हो जाती हैं ऐड. ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर तो आपके पास ख़त्म ही हो गया क्योंकि इनको आपने डिवाइड करके लिख दिया 1602.4. तो आपने क्या करा, इनकी पार्ट्स बेसिस सेम थी, बेस को एक दफ़ा लिखा, पार्ट्स को क्या करा दिया, ऐड करा दिया. तो -11 + 7, तो अगले स्टेप में इनको ऐड करा के लिख दें. 1602.4 -11 + 7 क्या होता है बेटा, वैसे तो यहाँ पे आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा -4, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा कैलकुलेटर से कर लें. -11 + 7 आंसर आ जाएगा -4. ठीक है बेटे, आंसर क्या आ गया, -4. अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है स्क्वायर. अब आपको देखें ये r² की वैल्यू आ गई, आपको r² नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ r चाहिए. तो अब एक तरफ आ रहा है स्क्वायर, दूसरी तरफ एक वैल्यू आ रही है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे. तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. ठीक है, बोथ साइड जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब r² एज इट इज़ 1602.4 एक्सपोनेंट -4, दोनों साइड पे हम रूट अप्लाई कर देंगे. इस r² पे भी आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू पे भी आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल. ठीक है, रूट से ये स्क्वायर हो गया कैंसिल. अब राइट साइड पे रूट आ रहा है, उसको करना है हमने सॉल्व. कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा, आगे चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ मज़ीद. अच्छा बेटा देखें, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो r = यहाँ पे बचा r = और ये जो रूट है राइट साइड पे, इसको हम अलग देखें, रूट के अंदर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में. ठीक है, एक 1602.4 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, अलग अलग रूट अप्लाई कर देंगे, दोनों पे कर सकते हैं. 1602.4 पे रूट आपने अलग अप्लाई किया और 10⁻⁻4 पे रूट आपने अलग अप्लाई किया, अलग अलग आपने रूट कर दिया अप्लाई, क्योंकि वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में भी कर सकते हैं. और आपको एक चीज़ पता होगी और नहीं पता तो होनी चाहिए कि बेटा कि जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर क्या होती है, 1/2. ठीक है, इसी तरह क्यूब रूट की पावर क्या होती है, 1/3. फोर्थ रूट की पावर क्या होगी, 1/4. तो अगर हम स्क्वायर रूट लगाएं या उसकी जगह पावर लगा दें 1/2, एक ही बात है. तो अब यहाँ पे दो काम करने, एक तो 1602.4 के ऊपर रूट आ रहे हैं ना, इसका सिर्फ कैलकुलेटर से हम रूट कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो 1602.4 का रूट कैलकुलेट करें, आंसर आ रहा है 40. तो 40 मल्टीप्लाई ये जो 10⁻⁻4 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है. आपने देखा कि मैंने स्क्वायर रूट हटा के इसके ऊपर पावर लगा दी 1/2. तो इस स्टेप में दो काम किए कि 1602.4 के ऊपर जो है रूट था, स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेना 1602.4, उसके बाद लिखने के बाद सिंपल कैलकुलेटर से रूट प्रेस करें, आंसर आ जाएगा 40. ठीक है, उसके बाद 10⁻⁻4 जो है उसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट रिमूव करके पावर लगा दी 1/2. पावर से क्या होगा बेटा, ये एक्सपोनेंट के ऊपर भी पावर है, तो इस वजह से हम इसको कर लेंगे सॉल्व, क्योंकि बेटा 10⁻⁻4 का रूट कैलकुलेट आप लोग नहीं कर सकते थे सिंपल कैलकुलेटर से. अब ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर आपको पता है क्या होती है, मल्टीप्लाई. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होगी तो कैंसिल कर देते हैं. तो न्यूमरेटर में यहाँ पे पास आपके पास 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 2 2. तो ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई हो रही थी तो मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा कि एक वैल्यू न्यूमरेटर में थी, एक डिनोमिनेटर में, तो वैल्यूज़ हो गई कैंसिल. कैंसिलेशन के बाद क्या वैल्यू बच गई ज़रा देख लीजिएगा, r = 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2. ठीक है, ये -4 था, होल पावर थी 1/2, 2 से कैंसिल हो गया 4, 2 1 2 2 4, पावर आ गई -2.
तो r इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², ये और r क्या है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो दो जो आपके पास बॉल्स थी 40 kg 20 kg, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता है आंसर को हम मज़ीद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिंप्लीफाई करते हैं। तो और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे और 10⁻² है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मज़ीद अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो 10⁻², इसका मतलब ये है कि पॉइंट को आप यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है, तो पार अभी -2 है। तो पार को अगर हम इंक्रीज़ करा दें -2 से 0 पे ले जाएं तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाएगा। 10⁻² है ना, तो आपको पता है यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब कहाँ है, एंड में पॉइंट है, ठीक है। एंड में पॉइंट है, आपने बोला कि एक्सपोनेंट को हम रिमूव कर सकते हैं, हम एक्सपोनेंट को अगर हम यहाँ पे ख़त्म कर दें तो आंसर और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट नहीं है कहीं, तो एंड में है, तो पॉइंट को -2 है ना पार, अगर 2 डिजिट मूव करा दें लेफ़्ट साइड पे तो पार इंक्रीज़ हो जाएगी 2 से, तो -2 + 2 कैंसिल, 10⁻² हो जाएगी 0, तो एक्सपोनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एक्सपोनेंट मतलब 10⁻² यहाँ पे ख़त्म करना है तो पॉइंट अगर कहीं नहीं है तो एंड में है, यहाँ पे 40 के बाद है, 40 के बाद है, लेफ़्ट साइड पे मूव करा देंगे। कितने डिजिट मूव कराएंगे, 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे पार है -2, तो 2 डिजिट लेफ़्ट साइड में मूव कराएंगे तो 40 से पहले चला जाएगा पॉइंट, 40 से पहले आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो लगा देंगे 0। तो आपने यहाँ पे देखा कि पॉइंट को मूव कराया तो 40 से पहले आ गया और एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई 0.40 मीटर, ठीक है भाई। यह आपने 0.40 मीटर और करके, ये 0 भी अगर नहीं लिखना तो r की वैल्यू 0.4 मीटर, और मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में आपने लिख दिया कि 0.4 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। और आप इसका एंड में रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल में आपको पता है रिजल्ट आप खुद लिख सकते हैं एंड में। अगर इससे पहले की भी आपने रिजल्ट नहीं लिखे तो वो आप लोग, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया न्यूमेरिकल के एंड में हम लिखते हैं रिजल्ट, वो रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, वो आप लोगों ने खुद लिखने होते हैं, ठीक है। और अगर नहीं लिख सकते तो मैं बता देता हूँ, इसका रिजल्ट हम लिख लेंगे। रिजल्ट बस न्यूमेरिकल की जो वर्डिंग होती है उसी को अपनी वर्डिंग में लिख लेते हैं कि क्या फाइंड करना था, कि दो बॉल्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना था। तो हम लिख लेंगे द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉल्स इज़ 0.4 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉल्स इज़ 0.4 मीटर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने फोर्स का जो है रिजल्ट लिखना है, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर इज़ 8 एक्सपोनेंट 10⁻12 न्यूटन, ठीक है। यह आपने इससे पहले एक न्यूमेरिकल 7.5 सॉल्व किया। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉयज़ इज़ 1.3 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से रिजल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आके हमने जो है वो 7.7 न्यूमेरिकल कर लिया कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से इसका एक्सपोनेंट जो है वो रिमूव किया, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको सिंप्लीफाई किया। अगर आप लोगों को ये समझ में आता है अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं समझ में आता उससे भी अच्छी बात है, यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक आगे हो गया टॉपिक ग्रेविटेशन का कंप्लीट, ठीक है। टॉपिक हमने बेसिकली क्या कंप्लीट किया, अभी हमारे पास और भी ग्रेविटेशन की चीज़ें रहती हैं डिस्कस करने के लिए। इसके बाद हम जो है वो आज की क्लास में हमने जो कैपिटल जी पढ़ा, ठीक है, 6.67 10⁻11 जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्लास में इसके डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे भाई, कैपिटल जी और स्मॉल जी, मतलब कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम डिस्कस करेंगे। मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सन का टॉपिक है लेकिन कैलकुलेट नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। मास ऑफ अर्थ जो है वो बेसिकली यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद मास ऑफ सन क्योंकि आप लोगों के लेवल पे नहीं है, वो इंशाल्लाह जब बड़े होंगे आप लोग पहुँचेंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तब वहाँ पे जो है वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर ग्रेविटेशन का ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर मास ऑफ सन आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैट्रिक लेवल पे 9th लेवल पे आपने जो है वो सिर्फ मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ की पूरी डेरिवेशन है वो करनी है। उसके बाद जो है वो एक और टॉपिक है वेरिएशन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड, कि अगर बॉडी को अर्थ की सरफेस से मूव कराते ऊपर कुछ हाइट पे ले जाएं, ठीक है, तो
एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ठीक है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो है हम इंशाल्लाह ग्रेविटेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे उसके बाद हम आएंगे जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, उसके टॉपिक पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वो डिस्कस करेंगे। तो बस आज की क्लास को यहाँ पे करते हैं एंड। न्यूमेरिकल आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो होमवर्क में, मैंने आप लोगों को एक दिया होमवर्क में न्यूमेरिकल 7.8, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद करना है सॉल्व। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।